नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम फिट चुस्त दुरुस्त होंगे। तो भाई आज है हमारा 75 दिन चैलेंज का 8वां दिन। जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, हमने एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, कांस्टेबल, जीडी और साथ ही दिल्ली पुलिस के सभी एग्जाम्स के लिए जनरल अवेयरनेस का एक 75 दिन का चैलेंज चला रखा है। ये क्लास आपको डेली 9 बजे रात को मिलती है, जिसका पर्पज है कि आने वाले 75 दिन के अंदर इन सभी एग्जाम्स की जनरल अवेयरनेस को हमें अच्छे से कवर कर लेना है। इन सभी डिफरेंट एग्जाम्स में अब तक पूछे जा चुके जीके जीएस के सबसे ज्यादा बार क्वेश्चंस को हम डिटेल के साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो दोस्तों 75 दिन के अंदर हम जनरल अवेयरनेस को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। इन एग्जाम में इस क्लास से एक भी बार क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की क्लास का भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। चैनल के ऊपर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं होनी चाहिए। टाइम नोट कर लीजिए, डेली रात 9 बजे ये क्लास आपको मिल जाती है बिल्कुल फ्री इसी चैनल के ऊपर। क्लियर है? तो चलिए गाइस, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की क्लास शुरू करते हैं। बट उससे पहले हमेशा की तरह 2 लाइनें आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लाइन है हमारी, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। समझे या फिर नहीं समझे? देखिए दोस्तों, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, दिन रात एक कर दीजिए मेहनत के मामले में, फिर देखते हैं आपके सपने कैसे पूरे नहीं होते। तो भाई जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, गहरी लाइन है, इनके बारे में सोचिएगा। चलिए गाइस, बात करते हैं आज की क्लास के फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि एसएससी एमटीएस 2024 वाले पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? देखिए दोस्तों, अगर यहां पर पूछा जाता महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन से थे, तो भाई इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होता? गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी जी 1915 में भारत आए थे और भारत आते ही उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु किनको बनाया? गोपाल कृष्ण गोखले को। तो एक सवाल तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु के बारे में पूछा जा रहा है। तो आपके पास यहां पर 3 ऑप्शन बचते हैं, इन तीनों में से कौन है वो? सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करेंगे, महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जो रियल नेम है वो नरेंद्रनाथ दत्त है। ठीक है, नरेंद्रनाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का असली नाम है। तो भाई नरेंद्र दत्त यहां पर एक ऑप्शन है, ये भी बाहर निकल जाता है। तो आपके पास केवल 2 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर बताना है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का ही दूसरा नाम नरेंद्र दत्त था, तो ये तो इनके आध्यात्मिक गुरु कैसे हो सकते हैं? ठीक है, जो कि बहुत बड़े एक हिंदू मोंक थे, फिलोसफर थे, ऑथर थे। क्लियर है? रिलीजियस टीचर थे। आज युवाओं की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है विवेकानंद जी। क्लियर है? इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि 12 जनवरी को हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है। इसीलिए हर साल 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं की बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थे, इसीलिए युवाओं को मोटिवेट करने के लिए, युवाओं को अवेयर करने के लिए, अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसलिए हर साल इस दिवस को मनाया जाता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर होगा 12 जनवरी, क्योंकि 12 जनवरी को विवेकानंद जी की जयंती होती है। इनका जो निधन हुआ था 4 जुलाई 1902 में हुआ था। क्लियर है? पेरेंट्स का नाम क्या था? विश्वनाथ दत्त इनके फादर का नाम था, भुवनेश्वरी देवी इनकी माता का नाम था। सिबलिंग इनके एक भाई भी थे, भूपेंद्र नाथ दत्त इनके भाई थे। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भाई इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस, जो कि एक बहुत बड़े फिलोसफर थे, मोंक थे ये भी। ठीक है, ये काली माता को पूजते थे। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था रामकृष्ण परमहंस का, वो कब हुआ था? 18 फरवरी 1836 में हुआ था। क्लियर है? साथ ही 16 अगस्त 1886 में इनका निधन हो गया था। तो वह यही थे स्वामी विवेकानंद जी के क्या गुरु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए गाइस, अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? देखिए, सबसे पहले तो समझेंगे देवदासी है क्या, जिसके द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। देवदासियां क्या थी?
तमिलनाडु राज्य के अंदर जो मंदिर है ना, उनमें देवताओं की पूजा करने वाली या फिर देवताओं को जो समर्पित है, उन्होंने अपना जीवन देवताओं को समर्पित कर रखा है, ठीक है, उन्हें देवदासियां बोला जाता है। मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। ये महिलाएं मंदिरों में देवताओं की सेवा के लिए समर्पित होती है और भरतनाट्यम नृत्य करती हैं। समझ गए? उनको बोला जाता है देवदासियां, ठीक है। भरतनाट्यम ये नृत्य करती हैं और भरतनाट्यम जो नृत्य है ना, वो तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया, क्या है? भरतनाट्यम। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाता है और इसलिए इसे दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता है? तो भाई उस डांस का नाम है भरतनाट्यम, जिसे पहले सादिर या फिर दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था। यह एक नया सवाल है कि भाई भरतनाट्यम डांस को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? एक तो सादिर है और दूसरा दासियट्टम के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? भरतनाट्यम यह भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के मंदिरों में हुई थी। समझ गए? शादिर या दासियट्टम। भरतनाट्यम को पहले शादिर या फिर दासियट्टम के नाम से भी जाना जाता था। है ना महत्वपूर्ण सवाल? अगला सवाल है, यह क्वेश्चन एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 के पेपर में पूछा जा चुका है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कौन से भाग में, संविधान के कौन से भाग में और कौन से अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है? देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया था। कौन सा? 73वां संशोधन। कब किया गया था? एग्जैक्टली 1992 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 1992 में। भारत के संविधान में 73वें संशोधन द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी। क्लियर है? भारत के संविधान के कौन से भाग में जोड़ी गई थी? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। 9वें भाग में। कौन से भाग में? 9वें भाग में। अगर कभी भी सवाल पूछ ले कि पंचायतों से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में उल्लेख है, तो भाई 9वें भाग में उल्लेखित है और यही तो सवाल में पूछा गया। तो भाई भाग 9 में है, ठीक है। पंचायतों से संबंधित जो प्रावधान जोड़े गए, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और 1992 में यह संशोधन हुआ था। अब आप कहोगे कि भैया 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं। कौन सी अनुसूची? 11वीं। 11वीं अनुसूची में ही तो हमें पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड कुछ चीजें मिलती हैं। तो ये एक ही चीज है पूरी की पूरी। ये देखिए, संविधान का भाग 9 जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया, पंचायतों से संबंधित है। इस भाग में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में प्रावधान है। यह भाग पंचायतों की संरचना, ठीक है, पंचायतों के लिए चुनाव, उनकी शक्तियां क्या क्या होगी, पंचायतों के कार्य क्या होंगे, पंचायतों की वित्तीय यानी कि बजट वगैरह और अन्य संबंधित मामलों में शामिल है। इसके अतिरिक्त 73वें संशोधन ने 11वीं अनुसूची भी जोड़ी जिसमें पंचायतों के कार्यों से संबंधित 29 विषय शामिल है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में जोड़ी गई थी और 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची में पंचायत के कार्यों से संबंधित 29 विषय है। समझ गए? इतने मजेदार क्वेश्चन आपके लिए कौन लेकर आ सकता है यार? मैं ला सकता हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने खालिस्तान में भारत का दौरा किया था। यानी कि कैबिनेट मिशन जो भारत आया था भारत को एक नया संविधान देने के लिए, वो कौन से सन के अंदर आया था, कौन से साल के अंदर आया था? देखिए दोस्तों, पहले आया था साइमन कमीशन। 7 लोगों का ये कमीशन था जिसमें सारे के सारे गोरे यानी कि अंग्रेज थे। भारत में इसका जमकर विरोध हुआ। लाला लाजपत राय जी तो इसमें शहीद भी हो गए थे क्योंकि वो विरोध कर रहे थे। लाठीचार्ज हुआ, सिर पे उनके चोट लग गई जिसके बाद उनका निधन हो गया था, ठीक है। तो एक तो हो गया साइमन कमीशन। पहले इन्होंने साइमन कमीशन भारत में भेजा अंग्रेजों ने 1927 में, तो वो तो विफल रहा। उसके बाद इन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा था, वो भी विफल रहा था। वो इसलिए भेजा था ताकि भारत के लोगों को हम वर्ल्ड वॉर सेकंड में शामिल कर सके, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फाइनली तंग आके भारतीयों से भारत के सामने एक तरीके से घुटने टेक दिए थे 1946 में। कब? 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन भेजा जिसमें कितने सदस्य थे?
कितने सदस्य थे? 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन में। कब भेजा ये? एग्जैक्टली 1940 में भेजा। उस टाइम पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। ये एक सही प्रधानमंत्री बन गया था लेबर पार्टी का। ये कहा जाता है कि अगर उस टाइम पर क्लेमेंट एटली ना बनता तो शायद भारत आजाद होने में थोड़ा और वक्त लगता। तो भाई जो क्या था हमारा कैबिनेट मिशन भारत आया था 1940 में आया था। कब? 1940 में। ऑप्शन डी सही है। 3 मेंबर थे, कौन कौन से? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस था, ठीक है। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स था, जो कि क्रिप्स मिशन भारत में लेकर आया था 1942 में। साथ ही एवी अलेक्जेंडर। पेपर में कई बार ये 3 नाम पूछ ले जाते हैं कि भाई कैबिनेट मिशन के कौन कौन 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर था, ठीक है। 1940 में भारत का दौरा इन्होंने किया था भारत को नया संविधान देने के लिए, ठीक है। अगला सवाल है, लो, निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता? जोहोर कप। अब देखिए सुल्तान यहां पर जुड़ गया, पता चल रहा है कि ये जो कप है ये किसी मुस्लिम देश का होगा, ठीक है। मतलब इसको इंटरनेशनली आयोजित कराया जाता है, लेकिन किसी मुस्लिम देश में इसको आयोजित कराया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कौन से देश में इसको मतलब आयोजित कराया जाता है। तो भाई सुल्तान जोहोर कप है एक, सुल्तान जोहोर कप, जो कि एक एनुअल कप है, यानी कि हर साल टूर्नामेंट कंडक्ट कराई जाती है। 2022 में इस कप को किसने जीता? कितने सवाल है? एक तो इस कप की शुरुआत कब से हुई? सुल्तान जोहोर कप किस खेल से संबंधित है? सुल्तान जोहोर कप हर साल किस देश के अंदर आयोजित कराया जाता है, ठीक है। और एक सवाल तो यही होगा 2022 में इस किताब को किसने अपने नाम किया, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे सुल्तान जोहोर कप कौन से खेल से संबंधित है। तो भाई सुल्तान जोहोर कप हॉकी खेल से संबंधित है। कौन से खेल से? हॉकी खेल से। देखिए, द सुल्तान ऑफ जोहोर कप इज एन एनुअल इंटरनेशनल अंडर 21 मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट हेल्ड इन मलेशिया। मैंने आपको बताया था सुल्तान नाम जुड़ रहा है, पता चल रहा है कि किसी मुस्लिम देश से संबंधित है। तो भाई ये जो टूर्नामेंट होती है मलेशिया देश के अंदर होती है। हर साल मलेशिया में इस कप को आयोजित कराया जाता है। लगभग 12 से 16 टीमें, 12 से 16 देशों की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। अब सवाल उठता है कि सबसे सक्सेसफुल टीम कौन सी है? सबसे सक्सेसफुल टीम इसमें इंग्लैंड है। कौन सी टीम? नहीं सॉरी, ब्रिटेन है सबसे सक्सेसफुल टीम इसमें। कौन सी? ग्रेट ब्रिटेन। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन ने इस खिताब को अपने नाम 4 बार का रखा है, 2015, 18, 19, 24। लेकिन भारत ने भी इस खिताब को अपने नाम 3 बार का रखा है। दूसरी सबसे सक्सेसफुल टीम इसमें भारत की है। तो भारत का तो राष्ट्रीय गेम ही हॉकी है, तो भारत कहां पीछे रहने वाला था। भारत ने सबसे पहले इस किताब को 2013 में अपने नाम किया, फिर 2014 में और फिर 2022 में। तो क्या आपको अपने सवाल का आंसर मिल गया? सवाल में क्या था? निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जोहोर कप 2022 जीता? तो मैंने बता तो दिया है 2022 खिताब को इंडिया ने ही तो अपने नाम किया था, ठीक है। लास्ट ईयर 2024 में इस खिताब को ब्रिटेन ने जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 2 बार विनर हो चुका है, 16 और 17 में। जर्मनी भी 2 बार विनर हो चुका है, 12 और 23 में। मलेशिया केवल 1 बार इसमें विनर हुआ है। समझ गए? अब एक और सवाल कि भाई इस कप की शुरुआत कब हुई थी? सुल्तान जोहोर कप। सुल्तान जोहोर कप की जो शुरुआत हुई थी एग्जैक्टली 2011 में। कब? 2011 में इस कप की शुरुआत हुई थी, ठीक है। सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करता हूं। लो भाई, बाबर ने खालिस्तान के युद्ध में महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया और इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना की। वैसे तो दोस्तों मुगल साम्राज्य की जो स्थापना हो गई थी बाबर ने 1526 में ही कर दी थी, ठीक है। क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। लोदी साम्राज्य का आखिरी शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जिसको युद्ध के मैदान में ही बाबर ने मार दिया था। और 21 अप्रैल 1526 के बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में हो गई थी। यह था पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, ठीक है। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया था बाबर ने, जिसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। अब ये जो युद्ध हुआ था जिसकी यहां पर बात हो रही है, ये हुआ था 1529 में, ठीक है। 1529 के इस युद्ध के बाद
जो साम्राज्य था मुगल साम्राज्य वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, मतलब पूरे भारत के उस पर उसने पकड़ बना ली थी। अब सवाल उठता है कि महमूद लोदी भाई ये कौन था, इसका तो हमने नाम कभी सुना ही नहीं। इब्राहिम लोदी का नाम सुना है, सिकंदर लोदी का नाम सुना है, बहलोल लोदी का नाम सुना है, लेकिन महमूद लोदी कहां से आ गया? महमूद लोदी जो था इब्राहिम लोदी का भाई था, इब्राहिम लोदी का भाई था। क्या था? भाई। ठीक है। अब 1526 में इब्राहिम लोदी को तो युद्ध के मैदान में बाबर ने मार दिया था, लेकिन महमूद लोदी पीछे नहीं हटा। महमूद लोदी ने इब्राहिम लोदी के मरते ही खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया कि भाई मैं सुल्तान हूं, भले ही बाबर ने यहां पर अपना अधिपत्य जमा लिया हो इब्राहिम लोदी को मार के, लेकिन मैं सुल्तान हूं ऑफिशियली, मैं नहीं मानता। ठीक है, मैं नहीं मानता उसका राजाभिषेक, मैं सुल्तान हूं। ठीक है, तो भाई महमूद लोदी ने सुल्तान नुसरत शाह, सुल्तान नुसरत शाह कौन था? ये वेस्ट बंगाल का यानी कि बंगाल का नवाब था, इसको अपने साथ लिया, साथ ही कुछ राजपूतों को भी अपने साथ लिया, और 1529 में बाबर के ऊपर धावा बोल दिया कि भाई मैं सुल्तान हूं और मैं मुगल साम्राज्य को खदेड़ दूंगा, बाबर को खदेड़ दूंगा। ठीक है, 1529 में ये युद्ध हुआ। इस युद्ध का नाम क्या था? इस युद्ध का नाम था घाघरा का युद्ध। घाघरा, घाघरा क्या है? घाघरा तो भाई एक नदी है। बिल्कुल दोस्तों, घाघरा नदी और गंगा, गंगा नदी का संगम है। संगम कहां पर है? छपरा में। छपरा कहां पर पड़ता है? बिहार में। तो भाई घाघरा और गंगा नदी का जहां पर यह संगम होता है वहीं पर 1526 का यह युद्ध हुआ था, इसलिए इस युद्ध का नाम घाघरा युद्ध पड़ गया, जिसमें बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत को हरा दिया था और मुगल साम्राज्य की स्थापना और अच्छे तरीके से कर दी थी। ठीक है, समझ गए? सारी चीजें क्लियर हो गई स्टेप बाय स्टेप। एक बार डेफिनेशन भी देख लो। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इसके बाद 1527 में उन्होंने राणा संगा के खिलाफ खानवा का युद्ध लड़ा, जिसमें उनकी जीत हुई थी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, राणा संगा के खिलाफ खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। 1529 में बाबर ने घाघरा के युद्ध में महमूद लोदी और बंगाल के सुल्तान नुसरत शाह को हराया था। यह युद्ध गंगा और घाघरा नदी के संगम पर लड़ा गया था। इस जीत के साथ बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य को और मजबूत कर दिया और अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया था। समझ गए? तो भाई ये सारी चीज थी इस युद्ध से रिलेटेड। अब अगर रेलवे का कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है, आपको एक छोटी सी जानकारी बीच में दे दूं, रेलवे सामान्य ध्यान की ये वाली जो बुक है ना, फिर से हैवी स्टॉक में अवेलेबल हो चुके हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लिंक आपको दिख जाएगा, यहीं पर ही क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। रेलवे एनटीपीसी, एलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन, जेई सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जीके जीएस का क्वेश्चन भारी नहीं बनेगा, ये तो मैं गारंटी देता हूं हमेशा से। ठीक है, एसएससी सीएचएसएल में दोस्तों ये सवाल पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन, एक उपन्यास है, एक नोवेल है, किताब है, द पैलेस ऑफ इल्यूजन, खालिस्तान द्वारा लिखा गया। 4 बड़े लेखकों के नाम आपके सामने हैं। उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन, इसको किसने लिखा है? मैं आपको बता दूं, महाभारत। महाभारत के बारे में आपको पता होगा, बहुत बड़ा महाकाव्य है। इसमें द्रौपदी जो कि पांडवों की पत्नी थी, ठीक है, 5 पांडवों उनकी पत्नी थी, तो द्रौपदी के ऊपर ही फोकस किया गया था। द्रौपदी की लाइफ के ऊपर ये उपन्यास है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। इस किताब को किसने लिखा है? चित्रा बनर्जी दिवाकुरुनी, चित्रा बनर्जी दिवाकुरुनी ने द पैलेस ऑफ इल्यूजन लिखा है, जो कि महाभारत के ऊपर बेस्ड है, स्पेशली द्रौपदी की लाइफ के ऊपर बेस्ड है। अगला सवाल, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? संगमरमर जो व्हाइट पत्थर होता है घरों के अंदर लगाते हैं ना फ्लोर पे, उसका रासायनिक केमिकल नेम क्या है? तो भाई कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। यह एक मजबूत अक्षार यानी कि बेस है, जिसमें कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। एक मैग्नीशियम ऑक्साइड है, MgO जिसको कहा जाता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ऑप्शन में एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH2। यह एक
अकार्बनिक यौगिक है जिसमें बुझा हुआ चूना भी आता है। ठीक है दोस्तों, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूने का ये एक तरीके से केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उगादी त्योहार खालिस्तान मनाया जाता है। तो भाई भारत के एक प्रसिद्ध त्योहार है उगादी। ठीक है, उगादी त्योहार मनाया जाता है। क्या मानसून का मौसम जब आता है तब ये मनाया जाता है, या फिर कटाई फसल कटाई का मौसम आता है तब ये मनाया जाता है, या फिर पहली बारिश होती है तब में मनाया जाता है, या फिर नए साल की शुरुआत के रूप में इसको मनाया जाता है? तो भाई उगादी जो त्योहार है ये स्पेशली भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। यानी कि दक्षिणी भारत का ये एक प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सा? उगादी। इसी टाइप के गुड़ी पाड़वा त्योहार है जो कि स्पेशली महाराष्ट्र राज्य के अंदर मनाया जाता है। दोनों के दोनों त्योहार नए वर्ष का प्रतीक है, नए वर्ष का ये प्रतीक है। दोनों के दोनों त्योहार एक महाराष्ट्र के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर स्पेशली मनाया जाता है गुड़ी पाड़वा, और उगादी त्योहार कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर स्पेशली मनाया जाता है। तो भाई उगादी त्योहार नए साल की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है, स्पेशली हर साल अप्रैल, कब? हर साल अप्रैल महीने के अंदर इस त्योहार को मनाया जाता है। डेफिनेशन देखिए आप, उगादी जिसे युगादी भी कहा जाता है, ठीक है, दक्षिणी भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक में है। यह हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने में के पहले दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। यानी कि हर साल मार्च या अप्रैल में मनाया जाता है। तो आपको पता होगा इंटरनेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग, इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल एक तारीख को आता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग नया साल 1 अप्रैल को आता है। ठीक है दोस्तों, तो अप्रैल या फिर मार्च में इस त्योहार को मनाया जाता है। उगादी का अर्थ है युग की शुरुआत, जो नए साल और वसंत के आगमन का प्रतीक है। समझ गए दोस्तों? तो उगादी का अर्थ क्या होता है? युग की शुरुआत। इसीलिए उगादी त्योहार नए साल की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। कौन कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है ये पेपर में जरूर पूछा जाएगा, नोट करिएगा। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना खालिस्तान, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना खालिस्तान में शुरू की गई। कौन से साल में शुरू करी गई? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना थी क्या? पहले तो ये समझिए। देखिए दोस्तों, ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको कभी शुरू किया था, जब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, ये योजना क्या थी? सबसे बड़ा सवाल यह है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, ठीक है, उनके जीवन में, ठीक है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देना, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देना, कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, आय के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत करी गई थी। देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, आवास, यानी कि रहने के घर वगैरह, पेयजल पानी की व्यवस्था गांवों में, शिक्षा की व्यवस्था, साथ ही स्वास्थ्य की व्यवस्था, ग्रामीण बुनियादी ढांचे से संबंधित आवश्यकता जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की जो शुरुआत हुई थी वो एग्जैक्टली सन 2001 में हुई थी। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए प्रधानमंत्री ग्रामीण ग्रामोदय की योजना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। लगा दोगे सही आंसर? लगा दोगे यार, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? ठुमरी की रानी ये बहुत ही पॉपुलर गायक थी। ठीक है, मतलब सुर के क्षेत्र में गायक थी, बहुत ही पॉपुलर। तो भाई गिरिजा देवी भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक थी, इनको ठुमरी की रानी उपाधि दी गई थी। 8 मई 1929 में बनारस में इनका जन्म हुआ था। 24 अक्टूबर 2017 88 साल की आयु में कोलकाता में इनका निधन हुआ था। क्या शैली थी? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, स्वर के लिए प्रसिद्ध थी। सक्रिय वर्ष इनका वर्ष 1949 से लेकर 2017 के बीच रहा था। ठीक है, अगला सवाल, कावाश थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कावाश थर्मल पावर स्टेशन, कावाश कहां पर है आपको पता है? गुजरात के अंदर है, शायद सूरत के अंदर है। ठीक है, तो भाई कावाश थर्मल पावर स्टेशन यानी कि बिजली बनाने का ये जो एक स्टेशन है बहुत ही बड़ा, ये कहां पर है? गुजरात राज्य के सूरत जिले में स्थित है। कहां पर है?
सूरत जिले में स्थित है। ठीक है, एनटीपीसी नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन जो है ना, एनटीपीसी, उसी के ये अंडर आता है। कवाच थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य में सूरत जिले में स्थित है। इसका प्रबंधन और संचालन नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी द्वारा किया जाता है। करंट अफेयर भी कवर कर ले यहाँ पर एक छोटा सा, ठीक है, क्या करंट अफेयर। एनटीपीसी नेशनल पावर थर्मल कॉर्पोरेशन के फिलहाल चेयरमैन कौन है और एमडी कौन है? तो भाई नाम नोट करिए, श्री गुरदीप सिंह एनटीपीसी के फिलहाल चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है। क्लियर है, 2016 से ये अपनी पोस्ट के ऊपर बने हुए हैं। करंट अफेयर में इसी तो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर स्टडी जी का तो है नहीं क्योंकि अपनी पोस्ट से चेंज हो जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एक, कौन क्या है? किस युद्ध के दौरान अशोक ने भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? देखिए दोस्तों, अशोक जब गद्दी पर बैठा था ना अपने पिता बिंदुसार के बाद, तो अपने 99 भाई से लड़कर ये गद्दी पर बैठा था। बड़ी मुश्किल से इसको गद्दी मिली। ठीक है, तो लड़का बहुत गुस्से में था, महान शासक बोला जाता है, सॉरी, अशोक को। तो बहुत सारे शासकों को इसने घुटनों पर ला दिया था और उनके जो साम्राज्य थे वो अपने कब्जे में ले लिए थे। अखंड भारत का निर्माण इसने कर दिया था, मतलब पूरे भारत के ऊपर राज कर लिया था। एक के बाद एक युद्ध लड़ रहा था, एक के बाद एक युद्ध ये जीत रहा था। ठीक है, तो मतलब कब्जा ले रहा था दूसरे राजवंशों के साम्राज्य के ऊपर। ठीक है, फिर इसकी लाइफ में एक युद्ध आया 261 बीसी में। कब? 261 बीसी में। ठीक है, इस युद्ध का नाम पता है क्या था? इस युद्ध का नाम था कलिंग का युद्ध। क्या नाम था? कलिंग युद्ध। तो भाई इस युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। कुछ अशोक की सेना के लोग भी मरे, साथ ही जो सामने सेना थी उसके लोग भी मरे, उसके सैनिक भी मरे। जबरदस्त रक्तपात हो गया। ये बता रहे हैं कि मैदान में खून ही खून दिख रहा था। तो इतना भयंकर रक्तपात को देखकर अशोक ने युद्ध वगैरह लड़ने छोड़ दिए और जो भौतिक कब्जे की नीति थी वो भी छोड़ दिया कि अब दूसरे साम्राज्य के ऊपर मुझे कब्जा नहीं चाहिए, बस बहुत हो गया। और युद्ध वगैरह लड़ने छोड़ दिए और बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, यानी कि एक धार्मिक रास्ते पर चल पड़ा अशोक। कई बार पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को किसने प्रेरित किया? तो उपगुप्त था, एक उपगुप्त बौद्ध योगी था, उपगुप्त। इससे इंस्पायर होकर अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो भाई यहां पर पूछा गया किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? तो सही आंसर हो जाएगा कलिंग का युद्ध। कलिंग क्या है? जो आज उड़ीसा के नाम से भारत के अंदर राज्य है ना, उसी को ही पहले कलिंग के नाम से जाना जाता था। वहीं पर यह युद्ध हुआ था, इसलिए इसको कलिंग का युद्ध बोलते हैं। 261 बीसी में यह युद्ध हुआ था। ठीक है, डेट नोट करिए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया गया था? देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम की जो शुरुआत हुई थी वो 2018 से हुई थी। 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। कहां पर हुआ था? दिल्ली में। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2023 का जो 5वां संस्करण था वो कौन से राज्य में आयोजित हुआ था? सबसे पहले आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, जब खेलो इंडिया यूथ गेम की शुरुआत हुई थी ना, इसकी स्थापना हुई थी, पहले इसको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसमें भारत के अलग अलग राज्य के स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र पार्टिसिपेट करते हैं। जो स्कूल के छात्र होते हैं वो अंडर 19 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं, साथ ही जो यूनिवर्सिटी के छात्र होते हैं वो अंडर 21 कैटेगरी में पार्टिसिपेट करते हैं। ये दो कैटेगरी होती है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंदर। क्लियर है? अब देखिए दोस्तों, 2023 के 5वें संस्करण के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। 2025 में भी तो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ होगा। तो 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम कब हुआ और कौन से राज्य ने इसकी मेजबानी करी, ये इंपोर्टेंट है। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में जो आयोजन हुआ था ना, वो बिहार ने इसका आयोजन किया। बिहार और दिल्ली दोनों ने मिलकर इसका आयोजन किया। ठीक है, देखिए 2025 में खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार और नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में मुख्य प्रतियोगिताएं हुई, जबकि शूटिंग, जिम्नास्टिक और साइकिलिंग जैसे कुछ स्पर्धाएं नई दिल्ली में आयोजित की गई।
ठीक है, 4 मई से लेकर 15 मई 2025 तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं अपने सवाल के बारे में कि भाई 2023 में इसका आयोजन कौन से राज्य ने करवाया था। ठीक है, तो आपके सामने पूरी की पूरी तालिका मैंने रख दी है। जैसे कि 2018 में इसका पहला संस्करण हुआ था। कब? 2018 में नई दिल्ली ने इसकी मेजबानी करी थी। विजेता स्टेट कौन सा रहा था? हरियाणा। मतलब हरियाणा राज्य के छात्रों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते, इसलिए हरियाणा इसमें विजयी रहा। 2019 में दूसरा संस्करण हुआ, पुणे महाराष्ट्र ने इसकी मेजबानी करी और महाराष्ट्र राज्य इसमें विजयी रहा। तीसरा संस्करण 2020 में गुवाहाटी असम राज्य के अंदर इसकी मेजबानी हुई और महाराष्ट्र इसमें विजयी रहा। 2021 पंचकुला हरियाणा राज्य ने इसकी मेजबानी करी और हरियाणा राज्य इसमें विजेता रहा। 2022 भोपाल मध्य प्रदेश राज्य ने इसकी मेजबानी करी और महाराष्ट्र इसमें विजयी रहा। 2023 यही तो सवाल में पूछा गया, 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण हुआ था उसका आयोजन किस राज्य ने किया? तो भाई चेन्नई, तमिलनाडु के चेन्नई में मुदुरई में इसका आयोजन हुआ था। महाराष्ट्र राज्य इसमें विजयी रहा। 2024 पिछले साल महाराष्ट्र राज्य में इसकी मेजबानी हुई, तमिलनाडु इसमें विजयी रहा। और 2025 में इस बार कहां पर? बिहार। कहां पर? बिहार। ठीक है, बिहार राज्य, बिहार राज्य ने इसका मेजबानी करी और शायद हरियाणा नहीं, महाराष्ट्र राज्य इसमें विजयी रहा। महाराष्ट्र, कौन सा? महाराष्ट्र। समझ गए? तो भाई सबसे ज्यादा बार हरियाणा और महाराष्ट्र ही इसमें विजेता रहा है। तो ये है खेलो इंडिया यूथ गेम। क्लियर है दोस्तों? समझ गए? तो चलिए गाइज, आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। हमारा गोल क्या है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन कवर कराना नहीं है। हमारा गोल है कि सटीक तरीके से प्रिपरेशन करना। कम पढ़िए, इंपोर्टेंट पढ़िए, सटीक पढ़िए, सिलेक्टेड पढ़िए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं भी आपको कराने को तो 100, 200, 300 क्वेश्चन कवर करा दूं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बाकी की चीजें हम अगली क्लास में कर लेंगे, चिंता मत करिए। 75 दिन के अंदर पूरा जीके जीएस आपको कवर करा दूंगा, क्योंकि बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको कवर करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन की 10-10 क्वेश्चन के बराबर वैल्यू है। तो आज की इस क्लास का जो PDF है ना, वो मैंने वे2 सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। सारे के सारे क्वेश्चन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएंगे, आप खुद घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो चलिए गाइज, आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। रात 9 बजे डेली इस क्लास को मिस ना करिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए जय हिंद।